ईएस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो महज कागज पर लिखी कुछ बातों से शुरू होकर एक पूरे साम्राज्य के पतन पर खत्म होती है। हम बात कर रहे हैं 1776 के उस दौर की जब एक विचार ने जन्म लिया और कैसे 1781 तक आते आते उस विचार ने युद्ध के मैदान की शक्ल ही बदल कर रख दी। जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसे महज 47 पन्नों के एक छोटे से गुमनाम पर्चे ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये समझना वाकई बहुत रोमांचक है कि कैसे किताबों में लिखे गए ऊंचे ऊंचे आदर्श असल जिंदगी में युद्ध के मैदान की धूल और खून पसीने में बदल जाते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे स्वतंत्रता की चिंगारी से, फिर देखेंगे कॉमन सेंस के वो तीखे तर्क, उसके बाद 1781 के यॉर्कटाउन के जाल, उन गहरी खाइयों की घेराबंदी और अंत में इसके ऐतिहासिक प्रभाव पर बात करेंगे। भाग 1, स्वतंत्रता की चिंगारी। चलिए फिलाडेल्फिया चलते हैं। जनवरी 1776 का समय। थॉमस पेन जब अमेरिका आए तो हालात बड़े अजीब थे। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन लोग अभी भी ब्रिटेन से पूरी तरह नाता तोड़ने में हिचकिचा रहे थे। वो बस किसी तरह मेल मिलाप चाहते थे। और फिर आता है ये पर्चा, कॉमन सेंस। अब जरा इस आंकड़े की विशालता देखिए। अनुमान है कि पहले ही साल में इसकी 5 लाख प्रतियां बिक गईं। उस वक्त अमेरिका की कुल आबादी ही करीब 25 लाख थी। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो ये अमेरिकी इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर है। ये साफ दिखाता है कि लोग किसी नई दिशा की तलाश में कितने बेताब थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा भी छिपा है। इतनी बम्पर सेल के बावजूद इसके पहले प्रकाशक रॉबर्ट बेल के खातों में मुनाफा बिल्कुल 0 था। जी हाँ, 0। इस बात पर थॉमस पेन और बेल के बीच अखबारों में पूरे 1 महीने तक जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। दोनों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी के इल्जाम लगाए। विडंबना देखिए, पेन ने कभी भी अपनी इस रचना से 1 पाई नहीं कमाई। भाग 2, कॉमन सेंस के तर्क। चलिए अब सीधे उस किताब के अंदर झांकते हैं। पेन ने जिस तरह से एक समान अधिकारों वाले समाज की वकालत की, उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने इस पर्चे को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा। इसमें सरकार के पैदा होने की वजहों से लेकर अंग्रेजी राजशाही की कमियों और यहाँ तक कि अमेरिका की अपनी खुद की एक ताकतवर नौसेना बनाने की क्षमता पर बात की गई थी। एक तरह से ये आज़ादी का पूरा ब्लूप्रिंट था। और पेन की सोच को सबसे बेहतरीन तरीके से उनका ये मशहूर कोट दर्शाता है, समाज हमारी चाहतों से पैदा होता है और सरकार हमारी दुष्टता से, जो कि एक आवश्यक बुराई है। ये सरकार को मानवीय कमियों को कंट्रोल करने वाले एक टूल के रूप में देखता है, लेकिन इसीलिए उसमें आम लोगों की आवाज होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन देखिए, हर कोई पेन की इन बातों से सहमत नहीं था। उस वक्त भी दोनों तरफ के लोग खुलकर अपनी बात रख रहे थे। एक तरफ थॉमस पेन थे, जो राजशाही को उखाड़ फेंकने और पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जेम्स चाल्मर्स जैसे ब्रिटिश वफादार भी थे। चाल्मर्स ने प्लेन ट्रूथ नाम का एक पर्चा लिखकर चेतावनी दी कि इस तरह के कट्टरपंथी लोकतंत्र से देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने तो यहाँ तक तर्क दिया कि ऐसी आज़ादी दरअसल गुलामी का ही दूसरा नाम है। भाग 3, यॉर्कटाउन का जाल। अच्छा, अब प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया से निकलकर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधे 1781 के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यही वो जगह थी जहां इन कागजी बहसों का असली और अंतिम मिलिट्री टेस्ट होने वाला था। यहाँ जनरल वॉशिंगटन ने जो किया वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। वॉशिंगटन ने बड़ी ही चालाकी से कुछ जाली चिट्ठियों का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को ये यकीन दिला दिया कि अगला हमला न्यूयॉर्क पर होने वाला है। और इस बीच वो एकदम चुपचाप अपने 7,000 सैनिकों को लेकर वर्जीनिया की तरफ निकल गए ताकि फ्रांसीसी बेड़े से मिल सकें। जरा इन सेनाओं की संख्या पर एक नजर डालिए। यहाँ फ्रांसीसी और अमेरिकी सेनाएं मिलकर ब्रिटिश सेना पर भारी पड़ रही थीं। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, चेसपीक की लड़ाई के बाद फ्रांसीसी नौसेना के 29 युद्धपोतों ने समुद्र का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था। इस घेराबंदी ने ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस को जमीन और पानी दोनों तरफ से पूरी तरह फंसा दिया था। भाग 4, खाइयां और घेराबंदी। अब हम देखते हैं 18वीं सदी के क्लासिक घेराबंदी युद्ध का एक जीता जागता उदाहरण। ये जीत कैसे रची गई, इसकी यांत्रिकी समझना बहुत दिलचस्प है। ये हमला बेहद सिस्टमैटिक था।
बादलों से ढकी एक रात में मित्र सेनाओं ने चुपचाप पहली खाई खोदनी शुरू की, जो करीब 2000 गज लंबी थी। इसके बाद शुरू हुई तोपों की लगातार गोलाबारी। जब ब्रिटिश सेना कमजोर पड़ने लगी, तब दूसरी खाई खोदी गई ताकि अंतिम ब्रिटिश रक्षा चौकियों, जिन्हें रेडॉप्ट कहा जाता था, उन पर फाइनल धावा बोला जा सके। 14 अक्टूबर की वो रात बेहद तनावपूर्ण थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपने 400 सैनिकों के साथ रेडॉप्ट 10 पर एक साइलेंट अटैक किया, बिल्कुल खामोशी से। बंदूकों में गोलियां नहीं थी, सिर्फ ठंडे स्टील की संगीनों का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई आवाज ना हो। ये एक बेहद खतरनाक कदम था, लेकिन पूरी तरह कामयाब रहा। और इसके बाद तो ब्रिटिश सेना का मनोबल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। टाइमलाइन देखिए, 14 तारीख को रेडॉप्ट्स हाथ से निकले, 15 को ब्रिटिश सेना का काउंटर अटैक फेल हो गया, 16 को उन्होंने नदी पार करके भागने की कोशिश की, लेकिन एक भयानक तूफान ने वो भी नाकाम कर दिया। आखिरकार 17 अक्टूबर को हार मानकर कॉर्नवालिस ने सरेंडर की शर्तों पर बात करने की गुजारिश की। भाग 5, आत्मसमर्पण और एक नई दुनिया। लगातार तोपों की मार, बीमारियों और भागने के सारे रास्ते बंद होने के बाद ब्रिटिश सेना के पास घुटने टेकने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। 19 अक्टूबर 1781 को फाइनली आत्मसमर्पण का समारोह हुआ। 8000 सैनिक बंदी बनाए गए। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वॉशिंगटन ने इस समारोह में अंग्रेजों को कोई पारंपरिक सैन्य सम्मान नहीं दिया, क्योंकि पिछले साल ही चार्ल्सटन में हारने पर अमेरिकी सेना के साथ भी ऐसा ही सुलूक हुआ था, तो ये एक तरह का हिसाब बराबर करना था। जनरल कॉर्नवालिस तो बीमारी का बहाना बनाकर आए ही नहीं। उनकी जगह जनरल ओहारा ने अपनी तलवार पेश की, जिसे वॉशिंगटन ने लेने से मना कर दिया और अपनी सेकंड इन कमांड की तरफ इशारा कर दिया। इस नुकसान का पैमाना जरा इस चार्ट में देखिए। 7000 से ज्यादा सैनिक पकड़े गए, मारे गए और घायल सैनिकों की गिनती अलग। इस भारी झटके ने ब्रिटिश संसद को हिलाकर रख दिया और उन्हें उत्तरी अमेरिका में अपने युद्ध अभियानों को रोकने पर मजबूर होना पड़ा। ये सचमुच एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। और अब हम वापस वहीं लौटते हैं जहां से चले थे। ये मिलिट्री जीत सीधे उसी वैचारिक चिंगारी से जुड़ी है। इसके बाद 1783 की पेरिस की संधि हुई, जिसने औपचारिक रूप से उस आज़ादी पर मुहर लगा दी जिसकी आवाज़ सबसे पहले महज 47 पन्नों के उस छोटे से पर्चे में उठाई गई थी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर कॉमन सेंस में वो स्याही न बहाई गई होती, तो क्या यॉर्कटाउन की वो खाइयां कभी खोदी जाती? विचारों में कितनी ताकत होती है, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। उम्मीद है इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।